हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे और मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पिछले लेक्चर से किंगडम मोनेरा को पढ़ रहे हैं, ठीक। उसमें हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक यानी सामान्य लक्षण और बैक्टीरिया का शेप, साइज और बैक्टीरिया की संरचना और बैक्टीरिया की खोज किसने किया, ये सब जो है हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद अब अगली हेडिंग आती है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। ओके, जीवाणु कोशिका की परासंरचना। ओके, तो जीवाणु कोशिका की परासंरचना की अध्ययन के लिए हम जो है उसे 3 कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक। देखिए बैकग्राउंड में इमेज दिखाई दे रहा होगा, देखिए देखिए बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल के 3 भाग बनाए गए हैं। नंबर 1 है सेल इनवेलप और नंबर 2 है साइटोप्लाज्म, ठीक। और नंबर 3 है अपेंडेज। ओके, उसके बाद देखिए कोशिका आवरण के अंतर्गत ग्लाइकोकैलिक्स, कैप्सूल, स्लाइम लेयर, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन आदि आते हैं। ओके, उसके बाद फिर देखिए साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म के अंतर्गत न्यूक्लियाइड, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, मेम्ब्रेन सिस्टम आदि आते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए नंबर 3 पर है अपेंडेज यानी उपांग, जिसे हिंदी में उपांग कहते हैं, ठीक। इसमें जो है इसके अंतर्गत कशाभिका, सेक्स पिलस और फिम्बरी आते हैं। ओके, तो आइए बारी बारी से जो है सबका अध्ययन करते हैं हम लोग। तो नंबर 1 पर आता है ग्लाइकोकैलिक्स या आवरण। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ एक आवरण होता है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ओके, और ग्लाइकोकैलिक्स के अंतर्गत कैप्सूल और स्लाइम लेयर भी आते हैं। कुछ बैक्टीरिया की कोशिकाएं चारों ओर से एक गाढ़े चिपचिपे पदार्थ से घिरी होती हैं, जो कोशिका के चारों ओर एक आवरण बनाती है और इस आवरण को स्लाइम लेयर कहते हैं। ओके, कुछ बैक्टीरिया की कोशिकाएं चारों ओर से एक गाढ़े चिपचिपे पदार्थ से घिरी होती हैं, जो बैक्टीरिया के चारों ओर एक आवरण का निर्माण करती हैं, उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। ओके, और स्लाइम लेयर को अवपंक भी कहते हैं, मतलब स्लाइम लेयर का हिंदी नाम है अवपंक। ओके, और बैक्टीरिया के वृद्धि के समय स्लाइम लेयर की परत जो होती है फूल जाती है और फूल करके सख्त यानी कठोर हो जाती है, और यही स्लाइम लेयर जब फूल करके कठोर हो जाती हैं तो इन्हें कैप्सूल कहते हैं। ओके, बैक्टीरिया के वृद्धि के समय स्लाइम लेयर फूल जाती है और फूल करके कठोर कैप्सूल का निर्माण करती हैं। ओके, यही स्लाइम लेयर जो होता है बाद में फूल करके कैप्सूल का निर्माण कर देता है। ओके, देखिए इमेज में दिखाई दे रहा होगा, हम हट जा रहे हैं, देखिए। ओके, यही देखिए स्लाइम लेयर है और यही स्लाइम लेयर जो है बैक्टीरिया की वृद्धि के समय फूल करके कठोर हो जाता है, और जब यही स्लाइम लेयर फूल कर कठोर हो जाता है तो उसे कैप्सूल बोला जाता है। ओके, और वे बैक्टीरिया जो कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं। ओके, और कैप्सूल और स्लाइम लेयर में केवल इतनी सी अंतर है कि स्लाइम लेयर जो होता है वह चिपचिपा होता है और पतला होता है, ठीक। जबकि कैप्सूल जो होता है वह सुस्पष्ट और कठोर होता है। ओके,
बैक्टीरिया में कैप्सूल की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, बैक्टीरिया के लिए, हमारे लिए नहीं। ओके, क्योंकि कैप्सूल जो होता है बैक्टीरिया को प्रतिकूल वातावरण से रक्षा प्रदान करता है, यानी उसके एडवर्स कंडीशन से उसको बचाता है। ओके, और बैक्टीरिया का कैप्सूल जो होता है उसमें जो होते हैं भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ संचित होते हैं या संग्रहित होते हैं। कैप्सूल में बैक्टीरिया का कैप्सूल जो होता है वह भोजन को संग्रह करने का या संचित करने का भी कार्य करता है। ओके, और बैक्टीरिया के वेस्ट फूड मटेरियल यानी उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वह भी बैक्टीरिया के कैप्सूल में ही एकत्रित होते रहते हैं। ओके, और दूसरी ओर बैक्टीरिया में कैप्सूल की उपस्थिति जंतुओं में रोगों के संक्रमण में सहायता करते हैं, क्योंकि कैप्सूल की उपस्थिति के कारण जंतुओं के ब्लड में जो व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वह बैक्टीरिया को मार नहीं पाती हैं। क्यों नहीं मार पाती हैं? बैक्टीरिया के ऊपर एक कैप्सूल का आवरण होता है जो वह आवरण जो होता है काफ़ी कठोर होता है, और जब यह जंतुओं को संक्रमण करते हैं तो जंतुओं के ब्लड से व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स निकलता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे बोलते हैं हिंदी में, वही। ठीक, तो जंतुओं के ब्लड से व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं निकलती हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन जब बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल रहता है, कैप्सूल का फॉर्मेशन हुआ रहता है, तो व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं वह बैक्टीरिया को मार नहीं पाती हैं, और बैक्टीरिया जो है संक्रमण और तेज़ी से फैलाता है। ओके ओके, तो उसके बाद अब आइए देखते हैं कि कैप्सूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कैप्सूल का निर्माण कैसे होता है। कैप्सूल का निर्माण डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रीन, लेविन, सेलुलोज, पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है कैप्सूल। ओके, कैप्सूल का निर्माण डेक्स्ट्रीन, डेक्स्ट्रॉन, लेविन, सेलुलोज, पॉलीसैकेराइड आदि से बैक्टीरियल कैप्सूल का निर्माण होता है। ओके, कैप्सूल जो होता है वह बैक्टीरियोफेज के जुड़ाव को रोककर बैक्टीरियल कोशिकाओं का रक्षा करता है, यानी रक्षा प्रदान करता है। बैक्टीरियोफेज से आपको समझ में मतलब बैक्टीरियोफेज से आपको अगर जानते होंगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते होंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज शब्द से ही देखिए पता चल रहा है कि यह क्या हो सकता है। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेज मीन्स होता है भक्षण करना, खाने वाला। ठीक, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो बैक्टीरिया का भक्षण करने वाला या बैक्टीरिया को खाने वाला बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ओके, और बैक्टीरियोफेज जो होता है वह एक प्रकार का वायरस होता है। ओके, तो बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल का आवरण होने के कारण बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया को मार नहीं पाते हैं। ओके, उसके बाद अगली हेडिंग आती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक, कैप्सूल के नीचे और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर स्थित एक दृढ़ संरचना सेल वॉल कहलाती है। ओके, देखिए इमेज में दिखाई दे रहा होगा, हम हट जा रहे हैं। देखिए यही है सेल वॉल। देखिए एक कैप्सूल है, कैप्सूल के नीचे और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के बाहर स्थित एक दृढ़ संरचना सेल वॉल कहलाती है। ठीक, देखिए एक कैप्सूल है और कैप्सूल के नीचे और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर की संरचना सेल वॉल है। ओके,
और सेल वॉल जो होता है वह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है और कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करता है। ओके। सेल वॉल कोशिका का मुख्य कार्य होता है कि बैक्टीरियल सेल्स को फटने से बचाना या फटने से रोकना। और बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वह पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है और पेप्टिडोग्लाइकान को म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। ओके। और यह केवल प्रोकैरियोटिक जीवधारियों में ही पाए जाते हैं। ओके। कौन? पेप्टिडोग्लाइकान और कौन? ओके। और पेप्टिडोग्लाइकान पेप्टाइड तथा ग्लाइकान अथवा शुगर से बने होते हैं और पेप्टाइड पोर्शन एमिनो एसिड के द्वारा बना होता है जो पेप्टाइड बांड द्वारा जुड़े रहते हैं। ओके। और ग्लाइकान पोर्शन जो होता है वह पेप्टिडोग्लाइकान के केंद्र में पाया जाता है जो एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन तथा एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड की एकांतरित उप इकाइयों द्वारा निर्मित होता है या बना होता है। ओके। उसके बाद फिर अगली हेडिंग आती है कोशिका कला या फिर सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ओके। अब यह साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका कला क्या है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति के ठीक नीचे सेमी परमेबल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके। और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य होता है कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान करना, यानी पदार्थों को अंदर भेजना और अंदर से पदार्थों को बाहर भेजना। यही कार्य होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का। ओके। और बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर बैक्टीरिया का कोशिका कला जो होता है फास्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ओके। देखिए इमेज में दिखाई दे रहा होगा, देखिए यही है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ओके। और उसके बाद फिर अगली हेडिंग है मीजोजोम्स। ठीक। मीजोजोम्स क्या है? कोशिका कला यानी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में कुछ निश्चित स्थान पर भीतर की ओर धंसकर एक अनियमित उभार का निर्माण करती हैं जो एक वेसल्स के रूप में प्रतीत होती हैं। उसे हम मीजोजोम्स या मध्यकाय कहते हैं। ओके। और मीजोजोम्स की खोज फिट्स जेम्स ने 1960 ईस्वी में की थी। ओके। और मीजोजोम्स की सतह पर श्वसन के लिए उत्तरदायी कुछ एंजाइम पाए जाते हैं और मीजोजोम्स जो होती हैं यह बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की भांति कार्य करती हैं। ठीक। जैसे जंतुओं के शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का फॉर्मेशन का कार्य करता है, उसी प्रकार बैक्टीरिया में मीजोजोम्स जो होता है वह भी ऊर्जा के निर्माण में कार्य करता है। ओके। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसी प्रकार बैक्टीरिया में मीजोजोम्स होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर बैक्टीरिया में मीजोजोम्स पाया जाता है। ओके। जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है, उसी प्रकार मीजोजोम्स जो होता है वह बैक्टीरिया में ऊर्जा के फॉर्मेशन का कार्य करता है। ओके। और देखिए ये है मीजोजोम्स। देख लीजिए इमेज में, हम हट जा रहे हैं। देखिए ये है मीजोजोम्स। यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया जो है जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, या उसी प्रकार बैक्टीरिया में मीजोजोम्स होता है। सीधे कहें कि जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसी माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर बैक्टीरिया में मीजोजोम्स पाया जाता है। ओके। उसके बाद फिर आता है साइटोप्लाज्म।
अगली हेडिंग है साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया कोशिका का साइटोप्लाज्म प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, जल तथा खनिज पदार्थों से निर्मित एक जटिल कोलाइड विलयन होता है। ओके। बैक्टीरियल सेल्स में मेम्ब्रेन से घिरे कोशिकांग जैसे बैक्टीरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आदि सेल ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं। ओके। परंतु 70S राइबोसोम की उपस्थिति के कारण बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म जो होता है कणिकामय या ग्रेन्यूल के रूप में प्रतीत होता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अभाव या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अनुपस्थिति के कारण राइबोसोम्स जो होते हैं बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। ओके। जीवाणुओं में संचित भोजन वोल्यूटीन, ग्लाइकोजन, फैट कणों तथा पीएचबी पॉलीबीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइरेट के रूप में पाई जाती हैं। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।